नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगवाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हमारी जो आगामी एक सीरीज़ चल रही थी, जो आगामी परीक्षा के लिए एक सीरीज़ चल रही थी जीके जीएस सीरीज़, ठीक है। आज उसका भाग 2 लेके आए हैं दोस्तों। तो जो यूपी के बच्चे हैं जो पैट की परीक्षा के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस के इसमें क्वेश्चन मिक्सड हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आज क्या आपके लिए लेटेस्ट होने वाला है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो बहुत अच्छा है, ठीक है। हर क्वेश्चन बहुत उससे बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ओ यू होम द्वारा कब की गई? 28 दिसंबर 1885 में ये की गई थी, ए यू होम द्वारा, ठीक है। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी दोस्तों, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है जी। और उनकी एक पत्रिका बहुत फेमस है, कॉमनवेल्थ, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों व्योमेश चंद बनर्जी द्वारा, ठीक है जी। भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में ये मुंबई में हुआ था दोस्तों। क्योंकि आगामी एसएससी की जो आपकी परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी, और जो एसएससी की परीक्षा चल रही है एसएससी सीएचएसएल एमटीएस या सीजीएल, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो पहले जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में। और इसमें अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे? इसमें 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड डफरिन, ठीक है जी। और भारतीय जो हमारा आंदोलन के समय का जो हमारा भारत आज़ाद हो रहा था दोस्तों, उस समय वायसराय कौन थे? उस समय थे लिनलित गो, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है? लॉर्ड डफरिन जी ने ये कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1886 में कोलकाता में, ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन पूछेगा तो कोलकाता में आपको बता देना है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये की गई थी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दोस्तों ये हुआ था मद्रास के अंदर 1887 में, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये थी जो वद्रुद्दीन तैयब जी हैं, उनके द्वारा की गई थी, वद्रुद्दीन, ठीक है, याद रखना है आपको। और कल का जो हमने आपसे पूछा था उसका आंसर था ऋषभ देव, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? तो आपको ये आज टास्क रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं पीछे करा चुका हूँ दोस्तों। तो चलो, इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ आपको दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष के बाद, ठीक है जी। उन्होंने घर को त्याग दिया था, जिसके कारण उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि इसमें मैं मिक्सड क्वेश्चन देता हूँ जो आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, ह्वेनसांग भारत कब आया था? ये आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। अष्टाई के लेखक कौन है? ये पाणिनि है। जो हमारा अष्टाई है उसके जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। इसका मैं वीडियो आपको पीछे दे चुका हूँ। वीकली वीडियो को स्किप मत करना, उस पर आप लिस्ट में हमारे चैनल के जो हमारा चैनल है दोस्तों सिंगवाल स्टडी पॉइंट, उसकी आप प्ले लिस्ट में जाइए चैनल पर, वहाँ आपको पहली वीडियो जीए और जीके और जीएस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ये था बहाउद्दीन, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में, ठीक है। मैंने पहला भी करा दिया है और आपको दूसरा भी युद्ध करा दिया है। इसकी मैं एक ट्रिक लेके आऊँगा तीनों युद्ध की, ठीक है। उसमें आपको
ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। कांग्रेस जो हमारा सॉरी माफ़ कीजिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है। सहायक संधि पद्धति शुरू की गई, जो हमारा लॉर्ड वेजली था, इसके द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई? तो लॉर्ड जो हमारा डलहौजी हैं, इन्होंने जो हमारा रेल है, ठीक है, रेल की भी इन्होंने जो हमारा सबसे किसके कार्यकाल में पूछा जाए तो रेल सबसे पहले किसके कार्यकाल में चली? तो डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? ये बनाई थी शिमला में। ठीक है। और उत्तराखंड में जो हमारे एक कमिश्नर हुए हैं, उनके ये चचेरे भाई थे, तो वो कौन थे? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, एक सेकंड। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इन्होंने अपनी राजधानी ग्रीष्मकालीन कहाँ बनाई थी? ये शिमला के अंदर बनाई थी। मोपाला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1921 में। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? ये चला था दोस्तों, साइमन कमीशन जो पहले आया था, ये एक अंग्रेजी सेना थी। ठीक है। सभी अंग्रेज आए थे इसके अंदर, साइमन कमीशन के अंदर। तो ये 1927 में अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1927, और ये जो पहुंचा था ये 1928 में पहुंचा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह अपनाया था वो दक्षिण अफ्रीका अपनाया था। और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस भारत आए? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 में, आपको याद रखना है। और 9 जनवरी को ही दोस्तों हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, या महात्मा किसने कहा था महात्मा गांधी को? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही अपनी जो सर हिंद की उपाधि किस किस क्रांति में या किस युद्ध के उसमें दी थी? तो वो दी थी जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों। और दिन क्या था उस दिन? जो भी ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी का दिन। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुदर्शन नाथ बनर्जी को कहा जाता है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए मुझे ये। ठीक है, आपके लिए रहेगा, क्योंकि पहली वीडियो में जो हमारी जीएस की सबसे पहली वीडियो आई थी एसएससी रेलवे को लेके, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, ज्योग्राफी में लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये भी मैंने करा दिया है, महाराष्ट्र के अंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। भारत का सबसे क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। चलिए, यूरत किस जनजाति का घर है? ये जो आपका खीर गिज जनजाति है उसका ये घर है दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों जी। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सिरसा और जस्ता को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एकांकु गोवा है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ न्यूज़ पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। चलिए नेक्स्ट है, और सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? अगर पूछे जाए तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है, आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए, मैंने आज के लिए आपको 2 क्वेश्चन टास्क में दे दिए है, ये आपके टास्क में रहेंगे दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसे कहते हैं अक्षोपमंडल। ठीक है। लोहा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? ये चाइना का है दोस्तों। चलिए, चाइना में हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं दोस्तों। ये आपके कहाँ हुए हैं शीतकालीन ओलंपिक? जी बताइए। तो उसमें भारत के उनका पहले शुभंकर बताइए। उसका था शुभंकर विंग 2022 में ये
हुए थे दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक चाइना के कौन से शहर में, बताइए आप। चलिए, 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम इटली को। किसे कहा जाता है दोस्तों? रोम इटली को। नील नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है दोस्तों, और सबसे बड़ी नदी भी नील नदी ही है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? आप मुझे कमेंट में बता देना। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, चलो मैं बता ही देता हूँ दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है जी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रमुख रिसर्च सेंटर जो इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये आपको बता देते हैं। चलो दोस्तों, इन पे चलते हैं। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रम्पे महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रिजनेस टेक्नोलॉजी, ये एर्नाकुलम केरल के अंदर है दोस्तों। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों। चलिए, वो जो इंडियन ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मुंबई के अंदर है दोस्तों, याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन जो हमारा इंडियन ONGC की पहली प्रमुख जो अध्यक्ष बनी है, वो कौन बनी है जी? वो बनी है माधुरी पुरी बुच। और जो ONGC की बनी है, वो अलका मित्तल है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इंडियन जो अपना इंडियन टेलीफोन जो इंडस्ट्रीज़ है, वो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिका एंड ओशियन रिसर्च सेंटर, ये गोवा में है दोस्तों। सेंट्रल जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये कुरागुडी जो अपना तमिलनाडु है, सेलाकोईपुट्टम जहाँ है, ठीक है, तमिल में अंदर है। ठीक है। सेंट्रल और जो अपना सेंटर ऑफ सेलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है, वो हैदराबाद के अंदर है दोस्तों। और भाभा एटॉमिक्स बता दिया मैंने आपको। जो अपना चावल अनुसंधान है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वे कटक उड़ीसा के अंदर है। और जो अपना अपना पोटैटो है, आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वो शिमला के अंदर है दोस्तों। और तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। और जो आपका ऑक्सीजनलॉजी है, ठीक है, ऑक्शनलॉजी है इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्शनलॉजी, ये पणजी गोवा के अंदर है दोस्तों। और फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून के अंदर है दोस्तों। और ये बंगाल से स्थानांतरित कब हुआ था? ये उत्तराखंड में, सॉरी देहरादून में। तो ये हुआ था दोस्तों 1942 में। ठीक है जी। और प्रति 2 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ठीक है, याद रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? ये है दिल्ली के अंदर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर के अंदर, मैंने बता दिया है तुम्हें पहले ही। ठीक है। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, बेंगलोर के कर्नाटका में है दोस्तों। सेंट्रल जो अपना साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जो आपका भावनगर है, गुजरात के अंदर है दोस्तों। गांधी ने अपनी दांडी गांधी जी ने अपनी पहली दांडी जो यात्रा थी, ये कहाँ से लागू की थी? तो ये थी सबसे पहले 12 अप्रैल 1930 से 6 मई 1930 तक ये गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा की थी। ठीक है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान बेंगलोर के अंदर है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये हैदराबाद के अंदर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ये चेन्नई में है। ठीक है। और गन्ना तो मैंने आपको बता ही दिया, गन्ना उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है वहाँ पर है। ठीक है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये जो आपका कायमकुलम कशारगोड केरल के अंदर है दोस्तों। चलिए, अखिल भारतीय विज्ञान जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता के अंदर है दोस्तों। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन चेन्नई के अंदर है दोस्तों। सेंट्रल जो आपका रिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जोधपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है।
नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ है? बेंगलोर के अंदर है दोस्तों। रमन अनुसंधान बेंगलोर के अंदर है। नेशनल जियो जो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हैदराबाद के अंदर है दोस्तों। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी इंस्टीट्यूट। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी झारखंड के अंदर है दोस्तों, रांची, ठीक है। सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ है दोस्तों? ये है चेन्नई के अंदर। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कोलकाता के अंदर है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, ठीक है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर गुजरात में है दोस्तों। मेडिसिन फॉर रिसर्च ये भी गुजरात के अंदर है, अभी खोला गया है जामनगर के अंदर हाल ही में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर के अंदर है दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण इंजन अनुसंधान नागपुर के अंदर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के अंदर है। चलिए, केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान ये भावनगर गुजरात के अंदर, और पेट्रोलियम अनुसंधान देहरादून के अंदर है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर के अंदर है दोस्तों। और राष्ट्रीय डेयरी ये करनाल हरियाणा में, ठीक है। आलू शिमला, शिमला के अंदर मैंने बताया आलू अनुसंधान, ठीक है, पोटैटो। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च ये भी लखनऊ के अंदर है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, ठीक है। और एक जो अपना शिपयार्ड होता है इसका संग्रहालय भी हाल ही में लखनऊ में बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। क्राफ्ट याद रखना है, क्राफ्ट के नाम से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर कर्नाटका के अंदर है। भारतीय सर्वेक्षण ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, देहरादून के अंदर। केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली के अंदर है। चलिए, केंद्रीय जो आपका मरु क्षेत्र अनुसंधान है जोधपुर राजस्थान के अंदर है। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय जो मौसम वेधशाला है पुणे के अंदर है दोस्तों। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान लखनऊ के अंदर है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये धनबाद झारखंड के अंदर है, ठीक है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता के अंदर है दोस्तों। और जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है ये जादूगोड़ा झारखंड के अंदर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के अंदर है दोस्तों। बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के अंदर है। भारतीय सर्वेक्षण देहरादून रिपीटेड है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। चलिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता के अंदर है दोस्तों। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के अंदर है। और राष्ट्रीय कृषि जो वीनी अनुसंधान केंद्र है ये झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जूलॉजी जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी अभी तक महानिदेशक कौन बनी है दोस्तों? हाल ही में ये बनी है धरती बनर्जी, ठीक है। और इसका मुख्यालय अभी मैंने बताया कोलकाता के अंदर है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। केंद्रीय पक्षी शोध इज्जत नगर बरेली में। भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट संस्थान बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान हैदराबाद के अंदर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, एक बार आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है दोस्तों, और अच्छे से इसे एक बार देख के दूसरी बार इसे अच्छे से पहले आप नोट्स बनाइए, लिखिए जो आपके पहले संस्थान इंस्टीट्यूट जहाँ स्थित है वो बनाइए, फिर उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करने के लिए वीडियो दोबारा देख लीजिए, और बस पूरी वीडियो आपकी मुट्ठी में होगी और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर राजस्थान के अंदर है दोस्तों। राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान हैदराबाद के अंदर है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर के अंदर है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। ये अपना जो पूसा रोड है वहाँ पर दिल्ली में ये पड़ता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट इंस्टीट्यूट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आज जान लेते करंट की न्यूज़ हाल ही की आज ही, ठीक है।
आज ही हमारे नए उपराष्ट्रपति श्री जो जगदीश धनखड़ हैं वो उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, ठीक है। और ये 528 वोटों से विजयी हुए हैं दोस्तों। और इनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, ये क्या क्या थे और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं वर्ष 1990 में वे राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा नामांकित वरिष्ठ अधिवक्ता बने, 1990 में, ठीक है, याद रखना है। वर्ष 2019 में बंगाल के राज्यपाल बने, वे राज्य के वरिष्ठतम या नामांकित राज्यपाल थे, अभी तक थे, तो जब इनका नामांकन हुआ ये उस वहाँ से हटा दिए गए हैं, ठीक है। श्री धनखड़ वर्ष 1990 में सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया है और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी कार्य इन्होंने किया है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। श्री धनखड़ ने 1989 में राजनीति में कदम रखा और राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा के लिए चुने गए, तो लोकसभा सदस्य भी ये रह चुके हैं, ठीक है। वर्ष 1990 में चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों में मंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने, ठीक है। तो और इनके जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका वो भी देखेंगे कि ये किस किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं और इन्हें भारत का कौन सा दर्जा इन्हें मिला है और किस किस में इनकी कितने अनुच्छेद किस पे इन्होंने कार्य किया है, कार्य करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, और 1993 से 98 तक धनखड़ किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र जो राजस्थान में विधानसभा के सदस्य रहे हैं और इनका जो राज्य है वो राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए थे ये। चलो उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति है ये देश का सबसे बड़ा दूसरा पद होता है दोस्तों, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेना है क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चाहे वो उनके वोटों का अधिकार हो कि कौन कौन सा वोट किस सहमति से डलता है, कौन कौन उसमें भाग लेता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भाई, ये सबसे बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद है। और हाल ही में हमारे 15वें राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और वो एक दलित समाज से हैं, ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों, याद रखना है। वे 5 साल के लिए कार्य करते हैं लेकिन उस पद पर बन सकते हैं भले ही कार्यकाल समाप्त हो जाए जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, ठीक है। तो याद रखना है कि हमारे जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उस पद पर वो तब तक बने रहते हैं जब तक दूसरा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति शपथ या पद ग्रहण ना कर ले दोस्तों। चलिए भैया, चलिए, संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के अपने उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल का अवधान है या प्रावधान है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य में जो रिक्त के दौरान मसलन मृत्यु, त्यागपत्र, हटने पर पदावधि समाप्ति और उनके पद ग्रहण करने के अयोग्य होने अथवा उनके निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब तक नए राष्ट्रपति को जल्द से जल्द निर्वाचित नहीं किया जा सकता। तो इससे आपको याद रखना है जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो कार्यकाल होता है किस अनुच्छेद के अंदर आता है, वो 63 के अंदर आता है, याद रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति जो हमारा होता है, जैसे कोई हमारा राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा दोस्तों, वो सौंपेगा हमारे उपराष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। और कोई जैसे कोई मृत्यु होती है, त्याग पत्र होता है या पदा अवधि समाप्त करने या पद ग्रहण के अयोग्य जब तक कोई कार्य ना हो तब तक उपराष्ट्रपति ही उसको चलाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, आप एक छोटा सा याद रखो, सबसे बड़ा पद
राष्ट्रपति का, सबसे छोटा उपराष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति अपना अपना जो रिजाइनिंग है, जो रिजाइन देता है, वो किसको सौंपेगा अपना त्याग पत्र, तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। उपराष्ट्रपति जब तक उस पद को चलाएगा, राष्ट्रपति के पद पे ही रहेगा, ठीक है, कि जब तक कोई राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ना कर ले तब तक, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने 1952 से 1965 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए अपना उपराष्ट्र के पद पर वो रहे थे, और सबसे सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का ही था, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे जो उपराष्ट्रपति उनके बारे में थोड़ी जानकारी। और अभी जान लेते हैं हाल ही की करंट, कल मैं ये लेटेस्ट न्यूज़ इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों, आगामी परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, जो हमारे जस्टिस है NK रमन्ना, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है दोस्तों। और नए जस्टिस होने, भारत के 49वें जो न्यायाधीश बनेंगे वो दोस्तों बनेंगे, जो न्यायाधीश बनेंगे उदय यू ललित, ठीक है। ये 27 अगस्त को अपना कार्यभार 49वें न्यायाधीश के रूप में ग्रहण करेंगे दोस्तों। और NV रमन्ना अगले न्यायाधीश के रूप में यू ललित को सिफारिश करेंगे, ठीक है। NV रमन्ना जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए, और ये सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे दोस्तों। जो हमारा यू ललित है दोस्तों, ये सीकरी के बाद सीधे वकील के पद पर पहुंचने वाले पहले दूसरे न्यायाधीश होंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों, ये रहे हमारे, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, और ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ें और लेटेस्ट करंट अफेयर्स और GST 25 क्वेश्चन, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी तरफ से वीडियो अच्छी लगेगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर और चैनल को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।